हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी थी, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक के प्रत्येक चैप्टर को डिटेल में कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज का अगला भाग है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन देखने वाले हैं, जिसमें हम उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार या फिर उत्तराखंड राज्य की जो सीमाएँ हैं ये किन किन देशों से लगती हैं, किन किन राज्यों से लगती हैं और किस प्रकार उत्तराखंड राज्य सीमा बनाता है, तो इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक जो है आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी वीडियोज, ये सारी सीरीज आपके आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसीलिए अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही हैं तो वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उस टॉपिक को तैयार कर लें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार है आपका, ठीक, देशांतरीय विस्तार है राज्य का, ऐसे सीमाएँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंतरिक जिले कौन कौन से हैं और आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले कौन से हैं, किसकी सीमा सर्वाधिक है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, ऐसे पड़ोसी राज्यों से कौन कौन से जिले सीमा बना रहे हैं और कितने पड़ोसी राज्यों के जिलों से सीमा बना रहे हैं, तो इस सब के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आपका परीक्षा वाणी की सीरीज है, इसमें परीक्षा वाणी का डेटा आपको कंप्लीट मिलेगा, कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। लेकिन मुझे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं अदर सोर्स से, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं तो नोट्स तैयार करें या फिर बार बार वीडियो देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। उत्तराखंड जो है आपका, उत्तराखंड भौगोलिक रूप से अगर हम देखें तो वृहत हिमालय और गंगा के मैदान के बीच स्थित है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो हमारा हिमालय है, इसकी जो सीरीज है कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपका वृहत हिमालय है, इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा, और इसके जस्ट उत्तर में देखेंगे तो आपको ट्रांस हिमालय दिखता है, जो कि अधिकांश भाग इसका तिब्बत में पड़ता है, यानी कि चीन वाले में, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे जो देश में है वो आपका वृहत हिमालय आता है, और इसके तुरंत बाद लघु हिमालय, फिर इसके बाद शिवालिक श्रेणियाँ, और इसके बाद सीधे आपका भाबर और फिर तराई गंगा का मैदान, ये शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी सीरीज बनी हुई है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, सबसे उत्तर में, फिर उसके दक्षिण में, दक्षिण दक्षिण, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो जो आपका उत्तराखंड है, अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो ये वृहत हिमालय यानी कि जो आपका महान हिमालय है, और जो आपका एक गंगा का मैदान दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच में ही स्थित है, हम कह सकते हैं। अर्थात उत्तराखंड में आपका वृहत हिमालय से लेकर थोड़ा बहुत ट्रांस हिमालय का हिस्सा, और इसके बाद वृहत हिमालय से लेकर ये तराई भाबर तक का पूरा क्षेत्र सम्मिलित होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में केदारखंड आप लोग जानते हैं, वर्तमान जो गढ़वाल है इसे केदारखंड कहा गया है। वैसे जो उत्तराखंड है इसका जो जिक्र मिलता है ये आपका केदारखंड और मानसखंड के रूप में ही मिलता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कंद पुराण जो है, ठीक है, स्कंद पुराण हमारे 18 पुराणों में से स्कंद पुराण के 2 खंड हैं आपका, एक है केदारखंड और एक है मानसखंड। केदारखंड वर्तमान गढ़वाल वाला क्षेत्र है, जबकि मानसखंड है वर्तमान कुमाऊं वाला क्षेत्र। इसलिए जो मानसखंड है इसमें सारी की सारी कुमाऊं के बारे में ही जिक्र मिलेगा। ठीक है, इसके संयुक्त क्षेत्र को ही उत्तराखंड या देवभूमि के रूप में उल्लिखित किया गया है, किसमें, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में। अगला देखें, नंदा देवी पर्वत राज्य को प्राकृतिक रूप से 2 क्षेत्रों में बांटता है। तो जो आपका नंदा देवी पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ से पड़ती है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ पर मैंने जो ये मैप इंक्लूड किया हुआ है, आप लोग जब भी उत्तराखंड पढ़ें या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, उत्तराखंड हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी है, ठीक है, या फिर अन्य सब्जेक्ट, इन्हें मैप से पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप लोगों का अभी तक हैबिट नहीं बनी है तो आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि मैप से जब आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कब वो चीज़ आपको इतने अच्छे से गहनता से याद होगी। तो अगर आप लोग हो सके तो मैप से पढ़ें। अब यहाँ पे आप लोग देखें उत्तराखंड का जो मैप है, मैंने कोशिश की है गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन को डिवाइड करने की। तो ये जो हरा वाला दिख रहा है गढ़वाल वाला रीजन है, जिसमें आपके 7 जनपद आते हैं, जबकि ये जो ब्राउन में है ये आपका कुमाऊं रीजन है, जिसमें 6 जनपद आते हैं। तो यहाँ पे ही पड़ती है आपकी जो नंदा देवी श्रेणी है, या फिर बधान श्रेणी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये श्रेणी क्या करती है, गढ़वाल और कुमाऊं को अलग अलग 2 रूप में बांटती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, नंदा देवी जो पर्वत है ये राज्य को प्राकृतिक रूप से 2 क्षेत्रों में, कुमाऊं और गढ़वाल में विभाजित करता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी प्राकृतिक सीमा है, तो आप ध्यान रखें नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड को गढ़वाल और कुमाऊं में बांटते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उत्तराखंड राज्य का ग्लोब पर विस्तार। तो आप लोग जानते होंगे कि भैया जो पृथ्वी है ना ये गोल है, इस तरीके से। मैं सिंपल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या होते हैं अक्षांश देशांतर। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका विस्तार इतना, उत्तरी अक्षांश देशांतर। तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत सामान्य लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। जो आपकी पृथ्वी है,
पृथ्वी में बहुत सारे स्थान हैं और इसी पृथ्वी में एक छोटा सा स्थान है आपका उत्तराखंड, ठीक है। अगर हमें उत्तराखंड को ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? तो पूरे अर्थ में, पूरी पृथ्वी में किसी भी एक विशेष स्थान की पर्टिकुलर स्थिति को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हमने क्या कहा, किसी भी स्थान, कोई भी स्थान हो सकता है, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आपका भारत हो, या फिर आपका एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हो उत्तराखंड का, ठीक है, देहरादून है, चंपावत है, बागेश्वर है, कोई भी, तो किसी भी स्थान की एक पर्टिकुलर स्थिति यानी कि लोकेशन, इस शब्द को आप लोग ज़्यादा समझते होंगे, लोकेशन को ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो किसी भी स्थान की लोकेशन को यानी कि उसकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, पृथ्वी में काल्पनिक रेखाएं खींच दी। बस यही रेखाएं अक्षांश और देशांतर हैं। तो अब अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं, देखें, पृथ्वी को हमने सबसे पहले बीचों बीच से दो भागों में बांट दिया। तो पृथ्वी गोला था, ठीक है, दो भागों में बांटा, तो एक आधा गोला ऊपर, आधा गोला नीचे, तो ये हो गया आपका गोलार्ध यानी कि आधा गोला। तो उत्तर की साइड में वाला जो गोलार्ध है इसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, दक्षिण की साइड वाले को दक्षिणी गोलार्ध। तो ये बीच की जो रेखा है भूमध्य रेखा है, भू यानी पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, तो इसे कहा जाता है 0 डिग्री। इसके बाद हमने एक एक डिग्री के अंतर पर इसके समानांतर रेखाएं खींच दी। और कहाँ तक खींचेंगे, कोई भी सीधी लाइन है तो इसमें अगर आप लोग ऐसे करके कोण बनाते जाते हैं तो मैक्सिमम कोण 90 डिग्री तक बन सकता है। इसके बाद फिर से कोण रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे इस तरीके से, तो 90 डिग्री तक बन सकते हैं। तो हमने 90 डिग्री तक लगातार रेखाएं खींच दी, 90 रेखाएं। ऐसे दक्षिण में भी खींच दी रेखाएं, ठीक है। तो ये रेखाएं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल ऐसी रेखाएं, इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और देशांतर की बात करें तो इसी पृथ्वी पर किसी लोकेशन को जानने के लिए हमने इसको ऐसे भी दो भागों में बांट लिया, ऊपर से नीचे की ओर। और जो यहाँ रेखाएं खींची कुछ इस तरीके से, ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये ऐसे करके जो रेखाएं खींचे इन्हें कहा जाता है आपका देशांतर रेखाएं। ये हैं आपकी देशांतर रेखाएं। तो आप लोग कह सकते हैं जो पड़ी हुई रेखाएं ऐसे ये अक्षांश है और जो खड़ी रेखाएं ये देशांतर होती हैं। तो आप अक्षांश और देशांतर समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की लोकेशन यानी स्थिति की। तो राज्य का जो ग्लोब है, ठीक है, भारत का जो जो विश्व का जो ग्लोब होता है यानी कि विश्व का मानचित्र कह सकते हैं, तो इस पर राज्य की जो स्थिति है ये 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77:34 से 81:02 पूर्वी देशांतर है। इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसा कि मैंने बताया ये पृथ्वी है और ये है अक्षांश और ये है आपके देशांतर, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है इस भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यहाँ कहीं उत्तराखंड की स्थिति है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड पूरी तरीके से उत्तरी अक्षांश में है। और ये जो बीच की रेखा है इसमें आपका ये भाग पश्चिम, ये भाग पूर्व, तो ये उत्तराखंड यहाँ पर है तो पूर्वी देशांतर में हुआ, तो यहाँ लिखा हुआ है पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो रेखाएं थी ऐसे, ये भूमध्य रेखा, फिर इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे हमने 90 डिग्री तक खींची हैं। तो उत्तराखंड कहाँ पर होगा, माना ये 28 डिग्री थी तो 28 डिग्री से लेकर कहाँ तक फैला होगा, उत्तराखंड आयताकार है ना, तो यहाँ तक हमने मान लिया 31 डिग्री, ठीक है। 28 का 29 30 ऐसे 31 बना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है इतना, ठीक है। तो अक्षांशी विस्तार ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये अक्षांशी डिस्टेंस हुई ऐसी वाली, ठीक। और देशांतरी कहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, अर्थात जो ऐसी रेखाएं हैं ये खड़ी रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं इनमें उत्तराखंड यहाँ से माना यहाँ तक है, तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक अक्षांश देख लिए कौन सा पड़ा है 77:34, तो यहाँ पर होगा 77:34 और 81:02 यहाँ पे आता होगा 81:02, ठीक है। तो ये 81:02 ये 77:34 ये इसका देशांतरी विस्तार है, जबकि अक्षांशी विस्तार ये वाला होगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से ये ऊपर से नीचे जो रेखाएं हैं तो यहाँ पर आपका 31:27 होता होगा और यहाँ पे 28:43 होता होगा, क्योंकि 0 से चलता है, ये 0 है, 0 से ऊपर को चला 1 2 3 4 करके, तो 28 फिर 29 30 31 ऐसे करके। तो यह अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार राज्य का, ठीक है, कहाँ, ग्लोब पर। इसको आप अच्छे से याद रख लें, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कई बार। तो ये तो इसकी स्थिति होगी, लेकिन इस स्थिति का विस्तार कितना है, अर्थात जो आपकी ऐसे अक्षांश रेखाएं हैं और ऐसे देशांतर रेखाएं हैं इसमें विस्तार कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना लंबा है, कितना इसका विस्तार है। तो अगर आप अक्षांशी विस्तार देखते हैं अर्थात ऊपर से नीचे इन तीन रेखाओं के बीच की, तो ये है आपका 2 डिग्री 44 मिनट का, ठीक है। क्योंकि अगर आप 31:27 में से 28:43 घटाते हैं तो 2 डिग्री 44 मिनट ही आएगा। तो ये विस्तार कितना है यहाँ से यहाँ तक का, 2 डिग्री 44 मिनट। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, पूछा क्या गया है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है पूछा गया है, या विस्तार कितना है पूछा गया है। कितना है पूछेगा तो 2 डिग्री 44 मिनट। जबकि देशांतरीय विस्तार अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इस राज्य की वो कितनी है, 3 डिग्री 28 मिनट, अर्थात 81:02 से अगर आप 77:34 घटाते हैं तो 3 डिग्री 28 मिनट प्राप्त होगा। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है और यह है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लें। आगे देखें, राज्य के क्षेत्र को प्रायः कुमाऊं गढ़वाल हिमालय या फिर पूरे भारत के संदर्भ में कहें तो मध्य हिमालय कहा जाता है। तो उत्तराखंड राज्य आपका मध्य हिमालय में पड़ता है, तो पूरे देश के संदर्भ में इसे मध्य हिमालय कहा जाता है, ध्यान रखें। और राज्य का आकार कैसा है,
ये मैंने अभी बताया आप लोगों को आयताकार है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखें आप लोग राज्य का आकार कैसा है। आपके राज्य का आकार कुछ इस तरीके का है ना, ये कुछ इस तरीके का आकार बना हुआ है आपका ये, तो ये कैसा आकार है, आयताकार, ठीक। आगे देखें, राज्य की लंबाई की बात करते हैं तो राज्य की लंबाई अर्थात पूर्व से पश्चिम, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम बिंदु है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, जो आपके सबसे पश्चिम में और सबसे पूर्व में दिखाई देंगे, तो ये जो लंबाई है ये है 358 किलोमीटर, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। जबकि राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की अगर बात हो रही है तो भैया कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि इस बिंदु से लेके यहाँ तक की बात हो रही है, तो ये आपका है 320 किलोमीटर। तो राज्य की लंबाई 358 किलोमीटर ये वाला और चौड़ाई 320 किलोमीटर है, और इसीलिए इसे आयताकार कहा जाता है क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें राज्य का कुल क्षेत्रफल, तो राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे, पूछा गया है पहले भी एग्जाम में, तो ध्यान रखें, भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 1.69% है परीक्षा वाणी का डेटा। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आपका परीक्षा वाणी में आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, जब से परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं, कि 1 अगस्त को जो उत्तरांचल राज्य विधेयक था, उत्तराखंड राज्य विधेयक, 1 अगस्त को लोकसभा में, 10 अगस्त को आपका राज्यसभा में और 28 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर। लेकिन अभी आयोग ने इसे नहीं माना, आयोग ने इसमें 1 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर माना है, और जब इसका मूल गैजेट चेक किया गया तो वहाँ भी यही मिला। तो इसका मतलब परीक्षा वाणी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा मिस्टेक हैं, ठीक है, उन्हें सुधार किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बुक खराब है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, क्या चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें लिखा है परीक्षा वाणी में भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है आपका उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.63% के आसपास आता है। इसे आप लोग घर में कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा, तो आंसर आपका सही होगा 1.63%, ठीक। आगे देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये आपका चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 80-30 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा, ये वाला जिला, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, चमोली। और सबसे छोटे जिले की बात करें तो राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये आपका है चंपावत, यहाँ पे है चंपावत, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1766, जबकि इसका कितना है 8030, यानी कि 80-30 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब देखें, पूरे राज्य का जो उत्तराखंड राज्य है, इस राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो पहले इसका स्थान 20वां था भाई, ठीक है, पहले 20वां था, फिर उसके बाद पहले 18वां स्थान था, पहले 18वां था, लेकिन जैसे तेलंगाना बना तो इसका 19वां स्थान हो गया था। अब जो जम्मू कश्मीर है इसको बांट दिया गया है ना, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई। जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो इसका स्थान फिर से कितना हो गया 18वां। तो ये एग्जाम में बन सकता है, ध्यान दें, तेलंगाना बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अब यह भारत का 18वां राज्य हो गया, ठीक है। 19वां हुआ था, लेकिन अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनने के बाद 18वां हो गया, तो इसे इंक्लूड ना करें, इसको ध्यान रखें कि अभी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां है, ठीक। नेक्स्ट देखें, आगे चलते हैं, तो राज्य की प्राकृतिक सीमाएं देखते हैं। अब प्राकृतिक सीमाओं की बात करें तो राज्य की प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में वृहत हिमालय है, ठीक है, यहाँ पे जो पूरी रेंज है ये वृहत हिमालय की रेंज है, तो उत्तर में वृहत हिमालय वाला क्षेत्र आ गया आपका। पश्चिम में टोंस नदी बहती है, आपको पता होगा, राज्य के पश्चिम में जो आपका है यहाँ से यमुना जाती है, ऐसे करके देहरादून को काटते हैं यहाँ पे लगभग, ठीक है, और उत्तर से जो आते हैं यहाँ से ये आती है टोंस नदी, ऐसे करके पूरा हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए टोंस नदी आती है। आगे हम मैप में देखेंगे, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणी है, यहाँ पूरे शिवालिक श्रेणियाँ हैं, और दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व में तराई वाला क्षेत्र है। ये जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का सीमावर्ती क्षेत्र है ये पूरा तराई क्षेत्र है, ठीक है। और पूर्व में यहाँ पे सबसे पूर्वी एरिया में इसकी काली नदी बहती है, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। मेन है राज्य की राजनीतिक सीमाएं, तो राजनीतिक सीमाएं देखें, पूर्व में है नेपाल, दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, जो ये ब्लैंक वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये पूरा है आपका क्या, नेपाल रीजन, ठीक। उत्तर में हिमालय पार है आपका तिब्बत, तो ये वाला क्षेत्र जो है ये तिब्बत वाला है, पूरा चीन का एरिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है ये आपका चीन वाला क्षेत्र है, तो ये चीन, और इसके दक्षिण में ये वाला तिब्बत वाला क्षेत्र, ठीक। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये उत्तराखंड राज्य है, और इसके पश्चिम में ये हिमाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा होगा सीमा बनाते हुए, और दक्षिण में है उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तराखंड राज्य है, इसके दक्षिण में पीला वाला पूरा उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में नेपाल है, उत्तर में चीन या तिब्बत है, ठीक। तो ये इसकी राजनीतिक सीमा है, अच्छे से इन्हें आप लोग ध्यान में रखें और मैप से ही तैयार करें। आगे देखें,
नेपाल से सीमा बनाने वाले 3 जिले। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और थोड़े से टेक्निकल भी, जिन्हें याद रखना पड़ेगा। लेकिन मैप से अगर आप देखते हैं तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नेपाल से सीमा बनाने वाले कितने ज़िले हैं। तो नेपाल से सीमा बनाने वाले आपके 3 जिले हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। ये आपका नेपाल है, पूरा नेपाल रीजन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की सीमा आपकी नेपाल की है। तो कौन कौन से 3 जिले हैं? पहला है पिथौरागढ़, ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके नीचे है आपका चंपावत ग्रीन में, और इसके नीचे उधम सिंह नगर। तो ये 3 जिले नेपाल से सीमा बना रहे हैं। तो नेपाल से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 3 जिले। अच्छे से याद हो जाएगा मैप देखेंगे तो। इसके बाद चीन से कितने जिले सीमा बनाते हैं? अब नेपाल और चीन दूसरा देश है, ठीक है, हमारे देश के राज्य नहीं है, दूसरा देश है, इसलिए हम पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख रहे हैं। तो नेपाल से आपने 3 देख लिया। ऐसे ही चीन से भी कितना? 3। चीन 3, नेपाल भी 3। तो चाइना ये है, चीन कहें या तिब्बत कहें एक ही बात है, ठीक है। तो आपका चीन से 3 जिले बना रहे हैं, कौन कौन से? पहला है उत्तरकाशी, ये वाला यहाँ से देखें, और इसके बाद है आपका चमोली दूसरा, और तीसरा है पिथौरागढ़। अब आपने देखा नेपाल से सीमा बनाने में भी पिथौरागढ़ आ रहा है, यहाँ पे सीमा बना रहा है पूरी, और चीन से सीमा बनाने में भी पिथौरागढ़। तो आप कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ एक कॉमन डिस्ट्रिक्ट है जो 2 अलग अलग देशों से सीमा बना रहा है, एक चीन से एक नेपाल से। तो इसीलिए आपसे अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, तो आप पिथौरागढ़ कहेंगे। सबसे ज़्यादा देशों से सीमा बनाने वाला जिला पिथौरागढ़, 2 देशों से, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, उत्तर के जो 3 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये चीन से, और पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल से सीमा बना रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, राज्य की पूर्वी और उत्तरी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है। तो पूर्वी सीमा नेपाल से बन रही है तो अंतर्राष्ट्रीय होगी, और उत्तरी सीमा चीन से बन रही है यानी कि दूसरे देश से, तो ये भी क्या होगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी, जो कि सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील है, ठीक है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला, तो राज्य का सबसे उत्तरी जिला आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है? ये आपका उत्तरकाशी वाला है, उत्तरकाशी का क्षेत्र। और राज्य का सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो राज्य का सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो राज्य का सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर, उत्तरी जिला उत्तरकाशी, ध्यान रखें। सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो सबसे पूर्वी जिला है आपका कौन सा? पिथौरागढ़, ये सबसे पूर्वी बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिले की बात करें तो देहरादून, ये वाला है सबसे पश्चिमी बिंदु देहरादून का। तो राज्य के सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी बिंदु भी याद करें आप लोग। आगे मैंने लिखे हुए हैं इनके कौन कौन से स्थान हैं जो उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के रूप में फेमस हैं। यहाँ से क्वेश्चन पहले बना हुआ है, तो आगे हम कवर करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाले ज़िले। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ पे मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश अभी हमने देखा कि राज्य जो उत्तराखंड है इसके पश्चिम वाले क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाले ज़िले अगर पूछे जाते हैं तो केवल 2 ज़िले हैं, कौन कौन सा? पहला आपका उत्तरकाशी और दूसरा है देहरादून, ठीक है। तो उत्तरकाशी और देहरादून, यहाँ भी हमने अभी देखा था। आपका जो हिमाचल प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र पूरा हिमाचल प्रदेश है, दिखाई दे रहा होगा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से सीमा कौन कौन बना रहे हैं? एक उत्तरकाशी बना रहा है और दूसरा देहरादून बना रहा है, क्योंकि हिमाचल की सीमा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। यहाँ से शुरू है ये सीमा बनी हुई है और यहाँ समाप्त है। तो इससे कौन कौन बना रहे हैं? उत्तरकाशी और देहरादून। जबकि इसके नीचे यहाँ से लेके यहाँ पूरा है उत्तर प्रदेश की सीमा है। तो देहरादून, हरिद्वार, ऐसे पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, आपका यहाँ पे नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये किससे सीमा बनाएंगे? उत्तर प्रदेश से। इसे हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाले ज़िले हैं 2, उत्तरकाशी और देहरादून, ठीक। और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश से भी हमने देख लिया अभी कितने हैं आपके? देहरादून, ठीक है, क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है, ये पूरी उत्तर प्रदेश की सीमा है, जबकि यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 जो लिखा हुआ है ये हिमाचल की सीमा है। तो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ठीक है। पिछली वाली स्लाइड में और ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो उस स्लाइड को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। तो हिमाचल की सीमा यहाँ से यहाँ तक आती है, केवल यहाँ तक सीमा है। तो इसमें 2 जिले हैं, उत्तरकाशी और देहरादून, अच्छे से याद रखेंगे। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि हिमाचल के कितने ज़िले हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं? उत्तराखंड के तो 2 हैं, लेकिन हिमाचल के कितने हैं? तो हिमाचल के 3 हैं, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? यहाँ तक पूरा जाती है, ठीक है। तो आपका उत्तर प्रदेश से कितने बना रहे हैं? देखें 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे देखें आप लोग, जो नैनीताल है, नैनीताल बहुत कम सीमा बना रहा है। यहाँ पे हल्का सा जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्षेत्र, यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा आपका सीमा बनाता है नैनीताल। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रहा है, तो छोड़िए। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे सीमा बना रहा है आपका नैनीताल, और बाकी उत्तर प्रदेश से सीमा कितना बनाते हैं पूछेंगे तो ध्यान रखेंगे 5 जिले बनाते हैं, जबकि उत्तरकाशी से केवल 2 जिले, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी चल रही थी, उसमें देख लेते हैं।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश से 5 जिले, कौन कौन से? उधम सिंह नगर यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका उधम सिंह नगर है। इसके साथ साथ नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, ठीक। राज्य के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला। अब हम केवल उत्तराखंड राज्य की ही बात कर रहे हैं, अभी तक हम पड़ोसी से देख रहे थे। अब अपने राज्य के अंतर्गत ऐसा कौन सा जिला है जो हमारे ही राज्य के अन्य जिलों से सीमा बना रहा है सर्वाधिक जिलों से? तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल। खुद ही देखिए, ये है पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, ये पौड़ी गढ़वाल। अब कितने जिलों से सीमा बना रहा है? हरिद्वार 1, देहरादून 2, टिहरी 3, यहाँ देखें रुद्रप्रयाग 4, चमोली 5, अल्मोड़ा 6, नैनीताल 7। अब उधम सिंह नगर की सीमा ग्रीन में जो दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ये उधम सिंह नगर की सीमा नीचे से शुरू हो रही है, ठीक है। तो उधम सिंह नगर नहीं बनाता है। तो कुल कितने जिले हो गए? 7 जिले। कौन कौन से? नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। तो पौड़ी आपका ऐसा जनपद है जो राज्य के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, 7 जिलों से, और ऐसे गोल करके ऐसे घिरा हुआ है, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर देखें कौन है जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, तो आप देखेंगे चमोली और अल्मोड़ा। चमोली और अल्मोड़ा 6 जिलों से सीमा बनाते हैं। ये आपका चमोली है, इसकी 6 जिले कौन से हैं? पहला तो इसके अगल बगल आजू बाजू के दोनों, ठीक है, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ 2। इसके बाद 2 ये हो गए इसके नीचे पे, ठीक है, यानी कि रुद्रप्रयाग और बागेश्वर 4, और सबसे नीचे वाले कोने पे 2 और, अल्मोड़ा और नैनीताल, सॉरी अल्मोड़ा और पौड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टोटल 6 जिले हैं जो चमोली से सीमा बनाते हैं, ऐसे गोल करके घिरा हुआ है। इसके बाद अगर आप अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा भी आपका 6 से सीमा बना रहा है। देखें ये अल्मोड़ा है, तो अल्मोड़ा के भी गिन सकते हैं आप लोग। नैनीताल 1, रुद्रप्रयाग ये बागेश्वर 2, पिथौरागढ़ 3, चमोली 4, इसके बाद पौड़ी गढ़वाल 5, ठीक है। तो ये आपका एक चंपावत 6, तो 6 जिलों से सीमा बनाता है जो ऐसे गोल करके घिरे हुए हैं। तो इस प्रकार आप लोग मैप से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं कौन सा जिला कितने अन्य जिलों से सीमा बना रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है देहरादून का नंबर, जो 4 जिलों से सीमा बना रहा है। और देहरादून किन 4 से बनाता है? देखें ये देहरादून है, तो यहाँ पे आपका उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, क्योंकि ये आपका सबसे पश्चिमी सीमावर्ती जिला है, तो ये केवल 4 जिलों से ही सीमा बनाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि राज्य के कितने जिले हैं जो पूर्णतः आंतरिक हैं। पूर्णतः आंतरिक कहने का मतलब हुआ कि ये जिले उत्तराखंड राज्य के अलावा भारत के किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करते और ना ही किसी अन्य देश को स्पर्श करते हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड हैं, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर ही। तो ऐसे जिले हैं केवल 4। कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका, अगर हम कुमाऊं डिवीजन की बात करें तो अल्मोड़ा, देखें ये वाला है अल्मोड़ा, चारों ओर से जिलों से घिरा हुआ है। दूसरा बागेश्वर, ये भी चारों ओर से बंद है, ठीक है, यहाँ चमोली से और यहाँ पिथौरागढ़, नीचे आपका अल्मोड़ा पूरा बंद है, किसी अन्य राज्य या देश से सीमा नहीं बनाता। तो 2 जिले हो गए आपके कुमाऊं के। 2 जिले आपके गढ़वाल क्षेत्र के आते हैं। तो पहला है आपका टिहरी, ये तितली के आकार का है, टिहरी तितली के आकार का, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपका, ऐसी तितली जैसी बनी है यहाँ पे ये वाला, ठीक। और दूसरा इसी के बगल में रुद्रप्रयाग। तो ये दोनों जनपद हैं जो पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड हैं, घिरे हुए हैं। जबकि अन्य अगर देखें पिथौरागढ़, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये भी बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। नैनीताल देखें, ये दूसरे राज्य यूपी से लगा हुआ है, यहाँ से उधम सिंह नगर पूरी तरीके से यूपी से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। हरिद्वार भी खुला हुआ है, देहरादून खुला है, ठीक है, उत्तरकाशी खुला है, चमोली खुला है। क्यों? तो केवल 4 ही जिले हैं जो आपके पूर्णतः आंतरिक हैं। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये इमेज डाली हुई है, ठीक है। बहुत प्रयास के बाद ये दोनों इस प्रकार से बने हुए हैं। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जो हिमाचल प्रदेश है और जो उत्तराखंड है उनकी जहाँ पे सीमा टच होती है तो उसको मैंने ब्रेक करके अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। तो उत्तराखंड राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा है, ठीक है, अंतर्राज्यीय यानी कि राज्य के देश के अंतर्गत ही, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय सीमाएं भारत के केवल 2 राज्यों से ही स्पर्श करती हैं, केवल 2 राज्य। कौन कौन से? एक तो हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश और दूसरा पढ़ा उत्तर प्रदेश। तो केवल 2 राज्य हैं जिससे उत्तराखंड की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से केवल 2 ही जिले यहाँ पे सीमा बनाते हैं, एक तो उत्तरकाशी, एक देहरादून, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका, ये उत्तराखंड है, तो इसमें ये उत्तरकाशी क्षेत्र है और ये देहरादून है। जब ये मैप आपका पूरा इसके अंदर फिट हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये इससे टच हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जुड़े हुए हैं। और इन दोनों राज्यों की अगर हम जिलों की बात करें तो उत्तराखंड के केवल 2 जिले, उत्तरकाशी और देहरादून, जबकि हिमाचल के कितने जिले टच हो रहे हैं? 3 जिले। कौन कौन से? किन्नौर, शिमला,
सिरमौर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका किन्नौर है ये उत्तरकाशी से टच होगा, यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। शिमला जो है ये आधे उत्तरकाशी से शुरू होगा और देहरादून तक जाएगा। तो शिमला जिला जो है आपका हिमाचल का, ये उत्तराखंड के 2 जिलों को टच करता है, उत्तरकाशी और देहरादून। जबकि सिरमौर की बात करें तो ये केवल देहरादून से टच होगा। तो किन्नौर और शिमला, सॉरी, किन्नौर और सिरमौर केवल 2 जिलों को टच करते हैं, एक एक को, ठीक है। उत्तरकाशी को करेगा किन्नौर, सिरमौर करेगा देहरादून को। जबकि शिमला आपका 2 जनपदों को एक साथ टच कर लेता है, उत्तरकाशी और देहरादून, ठीक। तो ये ध्यान रखें कि उत्तराखंड के 2 जनपद, हिमाचल के 3 जनपद आपस में मिले रहते हैं, ठीक है। इसी से आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अगली स्लाइड में हम उत्तर प्रदेश का मैप भी देखेंगे इसी प्रकार। तो उत्तर प्रदेश के जो आपका है उत्तर प्रदेश से टच करने वाले देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएस नगर करते हैं। इसमें से सबसे कम जो सीमा टच करता है वो करता है नैनीताल, हमने बताया था, थोड़ा सा हल्का सा हिस्सा करता है। और यूएस नगर सबसे ज़्यादा सीमा यहाँ पे बनाता है, किससे? आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था सर्वाधिक सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। कहाँ पे देखा था, एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखें, ये जो उधम सिंह नगर है ये उत्तर प्रदेश से इतनी ज़्यादा लंबी सीमा बना रहा है, जबकि नैनीताल यहाँ पे देखें हल्की सी छोटी सीमा बना रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के 3 जिले, ये लिखा यहाँ पे दिखाया गया है, उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, किन्नौर, शिमला, सिरमौर। इसमें किन्नौर केवल उत्तरकाशी से, सिरमौर केवल देहरादून से, जबकि शिमला दोनों जनपदों से, ठीक है। उत्तरकाशी और देहरादून दोनों से सीमा बनाता है शिमला। इसके बाद सर्वाधिक सीमा शिमला बनाता है, ठीक है, क्योंकि 2 जनपदों से बना रहा है। कितनी बनाता है ये आप लोग सर्च करके यहाँ पे लिख लेंगे। और हिमाचल प्रदेश से उत्तरकाशी की सीमा अधिक है और देहरादून की कम, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी उत्तरकाशी की सीमा है, तो ये ज़्यादा है, जबकि देहरादून की सीमा हल्की सी इससे लगती है। उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच 2 मेन दर्रे हैं। पहला आपका सरंगकंठ दर्रा, ठीक है, ये आपने परीक्षावाणी में पढ़ा है। दूसरा है बड़ासू दर्रा, जो कि आप लोग देखेंगे यहाँ से लेके किन्नौर जाने का रास्ते में पड़ता है, ठीक है। तो बड़ासू दर्रा दूसरा दर्रा है उत्तरकाशी और किन्नौर के मध्य। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे हमने बात की हुई है उत्तर प्रदेश से कौन कौन सी सीमाएं टच करते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से 7 जिले हैं उत्तराखंड के जो कि सीमा बनाते हैं। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। उनमें आपका देहरादून है, ठीक है, और ये हरिद्वार है, पौड़ी है, इसके साथ साथ नैनीताल है और ये आपका उधम सिंह नगर है। ये 5 जिले उत्तराखंड के हैं। जबकि उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं उत्तराखंड से, ये आएगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपके कितने हैं, 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका सहारनपुर देखें, दूसरा आपका मुजफ्फरनगर, ये बना हुआ है, तीसरा है आपका बिजनौर, फिर इसके बाद आता है ये मुरादाबाद, ये वाला जो हल्का सा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है रामपुर, ठीक है, फिर आता है बरेली यहाँ पे, और इसके बाद पीलीभीत। तो ये आपके 7 जिले हैं जो कि उत्तराखंड से सीमा बना रहे हैं। अब इनमें से भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? बिजनौर बनाता है, ठीक है, क्योंकि बिजनौर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक घिरा हुआ है पूरा। ये आपका हरिद्वार, पौड़ी, इसके बाद नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन 4 जिलों से सीमा साझा करता है। तो इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक सीमा बनाता है उत्तराखंड से? बिजनौर, ठीक है, यहाँ पे। इसको अगर आप जोड़ेंगे इन दोनों को तो इस तरीके का कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये है आपका बिजनौर जनपद। आगे देखें सबसे कम सीमा कौन बनाता है, तो केवल मुजफ्फरनगर। ये जो मुजफ्फरनगर है, ठीक है, मुजफ्फरनगर केवल हरिद्वार से टच होता है, तो सबसे कम सीमा बनाता है मुजफ्फरनगर केवल हरिद्वार से, ठीक। इसके बाद देखें बिजनौर से उत्तराखंड के सर्वाधिक यानी कि 4 जनपद सीमा बनाते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कौन कौन से, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और ये उधम सिंह नगर, ठीक है। तो 4 जनपद हैं, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। इनमें भी सर्वाधिक सीमा पौड़ी बनाता है क्योंकि पौड़ी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, और सबसे कम सीमा नैनीताल बनाएगा क्योंकि हल्का सा छोटा सा ही इसका एरिया आता है जो यूपी से लग रहा है, ठीक है। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला बिजनौर है, जिससे उत्तराखंड के 4 जिले सीमा बनाते हैं। ये भी आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें सहारनपुर जो है, सहारनपुर यूपी के उत्तराखंड के 2 जिलों से सीमा बनाता है। सहारनपुर जो यूपी का है ये उत्तराखंड के 2 जिलों से सीमा बना रहा है क्योंकि ये सीमावर्ती है। तो ये आपका देहरादून से हल्का सा और उसके बाद हरिद्वार से, दोनों से सीमा बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि सहारनपुर उत्तराखंड के 2 जिलों देहरादून और हरिद्वार से सीमा बनाता है, ठीक है। यहाँ पे जुड़ता है, यहाँ पे कनेक्ट होगा तो हरिद्वार और देहरादून दोनों से मिलेगा। और उत्तराखंड से सबसे कम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है मुजफ्फरनगर, ये वाला, क्योंकि ये केवल हरिद्वार से सीमा बना रहा है तो इसलिए सबसे कम वाला है, ठीक है। तो ये आपका मैप है, ध्यान रखें। इसको हम और अच्छे से समझते हैं हैंड रिटन मैप से। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो आपका
सहारनपुर है, ये देखें, ये 2 जनपदों से बना रहा है, देहरादून और हरिद्वार से, तो इस तरीके से जुड़ता है, तो इतनी सीमा बनाता है यहाँ से। इसके बाद मुजफ्फरनगर आता है दूसरे नंबर पे, जो कि केवल हरिद्वार से बनाता है और सबसे कम सीमा बनाता है, केवल इतनी सी। इसके बाद आता है आपका बिजनौर, तो बिजनौर जनपद सर्वाधिक से सीमा बनाता था 4 जनपद से। क्यों? क्योंकि हरिद्वार से लग रहा है ये वाला क्षेत्र, ये आपका पौड़ी गढ़वाल से लग रहा है, ये आपका हल्का सा यहाँ नैनीताल से टच होता है, और इसके बाद पूरा यहाँ उधम सिंह नगर से टच हो रहा है। ठीक है, तो 4 जनपदों से सीमा बनाता है, इनमें भी सर्वाधिक सीमा पौड़ी से और सबसे कम बनाता है किससे? नैनीताल से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपका मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपका मिस है इसमें, वो ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का कौन सा जनपद यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो ये होगा आपका उधम सिंह नगर। तो कितने जनपदों से बना रहा है देखें, 1 2 3 4। जिस प्रकार यूपी का बिजनौर जनपद उत्तराखंड के सर्वाधिक जनपदों यानी कि 4 से सीमा बना रहा है, उसी प्रकार उत्तराखंड का यूएस नगर पौड़ी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक यानी कि 4 जनपदों से सीमा बनाता है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, तो इन्हें आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, जो अभी हमने देखे ये वाले। ठीक है, नीचे वाले ये आपका केवल उधम सिंह नगर से सीमा बनाते हैं, और सर्वाधिक सीमा उधम सिंह नगर इसलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश से बना रहा है। तो ये 4 जिले हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, जो केवल यूएस नगर से सीमा बनाते हैं। इस प्रकार उत्तराखंड के केवल 5 जिले उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, देहरादून केवल सहारनपुर से बनाता है, इंपॉर्टेंट है, देहरादून केवल सहारनपुर से सीमा बना रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा है हरिद्वार आपका 3 से सीमा बनाता है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर। इनमें भी जो आपका मुजफ्फरनगर है केवल हरिद्वार से बना रहा है और सबसे छोटी सीमा बनाता है। ठीक, इसके बाद तीसरा है पौड़ी आपका केवल एक ही बिजनौर से बनाता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है केवल बिजनौर से। नैनीताल आपका केवल बिजनौर से बनाता है, छोटा सा यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा होगा आपका, ये है नैनीताल का छोटा सा एरिया जो कि बिजनौर से बना रहा है। और यूएस नगर 4 जिलों से बनाता है आपका टोटल सीमा। ठीक है, सॉरी 5 जिलों से, ये आपका बिजनौर से बनाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बिजनौर दिखाई दे रहा होगा, और इसके साथ मुरादाबाद, ठीक है, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, तो ये 5 जनपदों से सीमा बना रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। पीछे मैंने बता दिया था शायद 4 जनपदों से, तो ध्यान दें कि 5 जनपद से बनाता है, बिजनौर से ही बनाएगा। बिजनौर से बताना भूल गया था, आपने पिछले मैप में देखा था, बिजनौर से भी बनाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये करें कि उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जनपद है उत्तराखंड के 4 जनपदों से बनाता है, लेकिन उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है ये उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों से सीमा बना रहा है, और इनमें से 4 जनपद ऐसे हैं जो केवल उधम सिंह नगर से लगते हैं। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला उधम सिंह नगर ही है, और सबसे कम सीमा बनाने वाला नैनीताल है, केवल बिजनौर से। तो ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो हमने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में आपका नेपाल और इससे सीमा बनाता है चीन से। तो उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में चीन से यानी कि तिब्बत से, और पूर्व में नेपाल से लगती हैं। तो कितनी लगते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तिब्बत से सीमा बनाता है तिब्बत के साथ 350 किलोमीटर, जबकि नेपाल के साथ बनाता है 275 किलोमीटर। तो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड की कितनी है, 625 किलोमीटर। अर्थात आप ऐसे देख सकते हैं कि 625 किलोमीटर जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसमें चीन का जो हिस्सा है वो है आपका कितना, 350 किलोमीटर, जिसमें आपका उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ है सबसे उत्तरी जिले। जबकि नेपाल का हिस्सा 275 किलोमीटर है, जिसमें आपका पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर जनपद आते हैं। ठीक है, तो इस मैप को भी आप लोग ऐसे ही बना लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड राज्य की देश में अगर स्थिति की बात करें, तो उत्तराखंड राज्य की देश में स्थिति है, पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, देश के उत्तर पश्चिम में है उत्तराखंड राज्य, जबकि हिमालय में अगर स्थिति देखें उत्तराखंड राज्य की, तो ये पश्चिम मध्य हिमालय में आता है। ठीक है, अब ये आपका बचा है जो मैंने बताया था कि सबसे उत्तरी सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है, तो उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं इसके भौगोलिक दृष्टि से, तो इसका सबसे उत्तरी बिंदु जो आता है वो उत्तरकाशी में, जो ऊपर का एक कोना दिख रहा था ना उत्तरकाशी का, तो उत्तरकाशी में अंगार नामक जगह पर। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु है मझौला ग्राम, जो कि आपका वैसे तो खटीमा के अंतर्गत है, खटीमा के सीमा पर पड़ता है, लेकिन ये खटीमा और यूपी के सीमा पर पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका मझौला है जो कि उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु देखेंगे तो कुटी गाँव जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है, और सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका हरबर्टपुर जो कि देहरादून में पड़ता है, और यहाँ से आपका NH-07 जो कि उत्तराखंड का सबसे लंबा NH है ये शुरू होता है। ठीक है, तो ये है उत्तराखंड के सीमांत बिंदु, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में सबसे लंबी सबसे छोटी। ठीक है, तो देखें यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किस जिले की है, तो ध्यान रखेंगे पिथौरागढ़ की, क्योंकि हमने देखा था पिथौरागढ़ आपका यहाँ से यहाँ तक
चीन के साथ और यहाँ से यहाँ तक नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। इसलिए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहें तो पिथौरागढ़ की। नेपाल से सर्वाधिक सीमा किसकी है? तो नेपाल से सर्वाधिक सीमा भी कौन बना रहा है? पिथौरागढ़ ही बना रहा है। और चीन से सर्वाधिक सीमा की बात करें तो चीन से भी सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? पिथौरागढ़। तो ये इंपॉर्टेंट है। पिथौरागढ़ के बारे में 3 फैक्ट है। एक तो एक कॉमन है जो कि 2 अलग अलग देशों से सीमा बनाता है। दूसरा, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी है। तीसरा, चीन से सर्वाधिक सीमा इसी की है। और चौथा, नेपाल से सर्वाधिक सीमा इसी पिथौरागढ़ की है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अब है आपका राज्य में कुछ दर्रे, ठीक है, जिससे कि राज्य में जाया जा सकता है। तो देखें, उत्तर में तो आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय ये क्षेत्र हैं, तो इन पे जो दर्रे होंगे उनसे आना थोड़ा सा कठिन रहता है। फिर भी पहले टाइम पे यहाँ पे व्यापार होता था इनसे। तो राज्य में उत्तर से प्रवेश करने के लिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जिसे कि उत्तराखंड में जैक्सर पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, किस हिमालय श्रेणी को राज्य में जैक्सर श्रेणी कहा जाता है? तो ध्यान रखें, ट्रांस हिमालय। ठीक, तो यहाँ और महान हिमालय में, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, जिसे कि हिमाद्री कहा जाता है, तो इन दोनों जो पर्वत श्रेणी है इनमें अनेक दर्रे या पास या धुरा या फिर इन्हें खाल कहा जाता है, तो ये स्थित हैं। तो कोई दर्रा या पास या धुरा या खाल क्या होता है? तो देखें, 2 ऐसे पहाड़ हैं, तो इनके बीच में गैप दिख रहा है जहाँ से कि एक देश से दूसरे देश या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जा सकता है, उसे कहा जाता है आपका दर्रा या पास या धुरा या खाल। ठीक है, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये होता है आपका दर्रा। तो आप लोगों का जो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय है, इसके दर्रे हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से दर्रे हैं। जैसे अगर आप लोग बात करें तो थांगला, मुलिंगला, नेलंग, साग चोकला, ऐसे नीति, माड़ा, किंगरी, बिंगरी, डुंगरी, ला, बालचा, घाट, अलिया, सलसल, तंजन, कोई भिंडार, चोर होती, बारह होती, तो इस तरीके के बहुत दर्रे हैं। तो इन्हें हम याद करेंगे, ट्रिक से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका इन दर्रों से 1962 ईस्वी से पूर्व इन्हीं गिरिद्वारों या दर्रों के माध्यम से राज्य की 100 का जोहारी, जो कि आपका कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़ क्षेत्र में। ठीक, यहाँ पे। दूसरा, जाड़ जनजाति, जो कि उत्तरकाशी में रहती है। और तीसरा आपका जो ये मारछा और तोलछाते, जो कि आपके चमोली में रहते हैं, ये तिब्बत की जनजातियों के साथ व्यापार करते थे और तिब्बत की जातियों को कहा जाता था हुणिया। ठीक है, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ तो ये सीमाएं ब्लॉक कर दी गई, तो अब व्यापार नहीं होता। लेकिन इन दरों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपके दक्षिण से, यानी कि यहाँ से राज्य में प्रवेश करने के लिए दर हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित जो मैदान है, भाबर है और तराई है, यहाँ से राज्य में प्रवेश करने के लिए शिवालिक रेंज में कुछ दर्रे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला आपका आता है मोहंड पास और तिमली पास। तो ये दोनों ही दर्रे देहरादून में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोहंड पास और तिमली पास कहाँ है? देहरादून क्षेत्र में, यहाँ कहीं एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा है हरिद्वार। तो देखिए, जो दर्रा होता है, उस दर्रे का मतलब है कि वहाँ से हम आना जाना कर सकते हैं। तो उस दर्रे को कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो आप लोग ये ना कहें कि भैया हरिद्वार तो जनपद है, दर्रा थोड़े, तो दर्रे का नाम भी हरिद्वार होगा जहाँ से हरिद्वार में प्रवेश करते होंगे। ठीक है, तो हरिद्वार हरिद्वार में हो गया। कोट द्वार नामक दर्रा कहाँ है? पौड़ी में। जबकि द्वार कोट नामक दर्रा कहाँ है? उधम सिंह नगर में। इसी का दूसरा नाम ठाकुर द्वारा है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ कहीं पड़ता है ठाकुर द्वारा, ये आपका द्वार कोट कहलाता है। द्वार कोट से आप कोट द्वार को कन्फ्यूज ना करें। अगला है 4 दर्रे हैं आपके जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ठीक है, नैनीताल जनपद के इंपॉर्टेंट हैं। चौकी घाट, चिलकिला, चोर गलिया, चौक। ठीक है, चौकी घाट, चिलकिला, चोर गलिया, इसके साथ साथ बमौरी। तो ये 4 दर्रे हैं जो कि नैनीताल में पड़ते हैं। और इसके बाद आपका एक दर्रा है ब्रह्मदेव, जो कि टनकपुर यानी कि चंपावत में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके दर्रे हैं जो राज्य में प्रवेश के लिए यूज किए जाते हैं दक्षिण से, जबकि उत्तर से प्रवेश के लिए हम आगे देखेंगे अगली वीडियोज में। ठीक है, अब आता है आपका हिमालयी राज्य की अवधारणा। तो एक तरीके से भौगोलिक परिचय जो था उत्तराखंड का, ये समाप्त हो गया। अब हम भौगोलिक परिचय में हिमालय की रेंजेस देखेंगे, जो आपका महान हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, ठीक है, लघु हिमालय है, शिवालिक है, तराई, भाबर, गंगा का मैदान, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं हिमालयी राज्य की अवधारणा। सबसे पहले समझें हिमालयी राज्य है क्या। तो देखिए, हिमालयी राज्य कहने का मतलब है कि जो हिमालयी रेंज यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में पड़ रहा है, उस राज्य को हम हिमालयी रेंज कहेंगे, हिमालयी राज्य कहेंगे। अब इसकी अवधारणा क्यों आई? तो देश के समग्र विकास के लिए चलाई जा रही जो योजनाएं थी, इन योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया कि मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र जो है विकास की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। और जब इनके कारणों को ढूंढा गया कि क्या कारण है कि भैया हम इतनी योजनाएं ला रहे हैं और मैदानी क्षेत्र विकास कर भी रहे हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र पिछड़ जा रहे हैं, तो जब कारण ढूंढे गए तो कारण क्या निकले? इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक, संसाधनिक, भाषाई तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना, ये जो संरचना है ये आपके मैदानी क्षेत्रों से भिन्न थी। ठीक है, यहाँ का रहन सहन है, यहाँ के भौगोलिक जो वातावरण है यहाँ का, ठीक है, आर्थिक, संसाधनिक जो इनकी ज़रूरतें हैं, ये सारी की सारी भिन्न थी मैदानी क्षेत्र से, इसीलिए यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा था। तो यही कारण था कि इन्होंने कहा कि भैया अगर आपने जो ये पहाड़ी राज्य हैं
पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय राज्य, इनको विकसित करना है तो इनको अलग कैटेगरी में रखना पड़ेगा और इनके लिए अलग योजनाएं लानी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी जो स्थितियाँ हैं वो मैदानों से काफ़ी भिन्न है। तो इसी कारण धीरे धीरे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक पर्वतीय यानी कि हिमालयी राज्य की अवधारणा का जन्म होने लगा, ठीक है, और जन्म हो गया। तो इसके बाद आपका राज्य को हिमालयी राज्य का दर्जा दिया जाने लगा और उसमें केंद्र सरकार के द्वारा उनकी परिस्थिति के हिसाब से नीतियाँ बनाएगी और उनके लिए खर्चा किया गया, तब जाके आपका जो पर्वतीय राज्य है वो विकसित हो पाए या विकास कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का राज्य जो है हमारा राज्य, ये भी आपका इसी हिमालयी राज्य की श्रेणी में आता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में केवल एक ही हिमालयी राज्य था, पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी बन सकता है। ये कौन सा था? असम। इसके बाद दूसरा हिमालयी राज्य कौन बना? जम्मू और कश्मीर 1947 में, ठीक है। जैसे आज़ादी मिली, आज़ादी के तुरंत बाद बना 1947 में जम्मू कश्मीर, जबकि इससे पहले था असम। इसके बाद अन्य हिमालयी राज्यों की बात करें तो तीसरा बना था आपका नागालैंड 1963 में। इसके बाद आपका 71 में बना हिमाचल प्रदेश, 72 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 3 बने, 1975 में बने सिक्किम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और ये सारे जो हैं यहाँ से यहाँ तक ये सब उत्तर पूर्व के राज्य हैं, यानी कि ये वाले, ठीक है। इनमें आप लोग आराम से देख सकते हैं, मैप देखें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हमने ये सब याद नहीं रखने हैं, हमें केवल ये पता होना चाहिए कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य कौन से नंबर का है, ठीक। तो इसी क्रम में सन 2000 में 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो उत्तराखंड 11वां हिमालयी राज्य बना। तो हिमालयी राज्य के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 11वां, ठीक है। जबकि गठन के क्रम में उत्तराखंड राज्य गठित हुआ तो गठन के क्रम में देखेंगे तो 27वां राज्य है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। आगे देखें, वर्तमान में संसद द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में बदलने से उत्तराखंड 10वां हिमालयी राज्य बन गया है। अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका जम्मू कश्मीर है इसके विभाजन के बाद इसका कौन सा नंबर है, तब आप 10वां लिखेंगे, लेकिन जनरली पूछा जाएगा तो आप 11वां ही लिखें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अंतिम है, देखें उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। तो यहाँ से हम अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये स्लाइड आपका एक तरीके से जनरल इंट्रोडक्शन है, क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखें, धरातलीय विन्यास, स्तर, शैलक्रम और उच्चावच स्वरूप, ठीक है। उच्चावच स्वरूप कहने का मतलब है कि कहीं पे ऊंचाई है यानी पर्वत है, कहीं पे कम ऊंचाई है पठार है, कहीं पे मैदान है, ठीक है, कहीं पे भावर क्षेत्र है, तो ये उच्चावच हो गए। और शैलक्रम, यहाँ पे कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। धरातलीय विन्यास कहने का मतलब है कि कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे घाटियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। तो इन सब के आधार पर उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा चुका है, कितने भौगोलिक क्षेत्र? 8। कौन कौन से हैं? पहला है गंगा का मैदानी क्षेत्र, जो कि सबसे नीचे आएगा और इसके लिए हमने डायग्राम बनाया था, शायद ऐसे गंगा का मैदान पड़ेगा। इसके बाद आता है तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र भी इसके हल्की ऊंचाई में है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका भावर क्षेत्र, ये आपका कुछ इस तरीके का आता है भावर क्षेत्र, कंकड़ पत्थर वाला, ठीक है, भावर आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है शिवालिक रेंज, ये है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी दून या द्वार क्षेत्र, चौरस क्षैतिज घाटियाँ, ये हो जाएंगी। इसके बाद लघु हिमालय, फिर थोड़ा ऊंचा, ठीक है। इसके बाद वृहत हिमालय, फिर थोड़ा ऊंचा, और इसके बाद आपका ट्रांस हिमालय, थोड़ा सा इससे नीचे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये डिवीजन बना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, बीच में दून द्वार क्षेत्र पड़ता है, फिर ये शिवालिक, और यहाँ पे कंकड़ पत्थर वाला आपका पड़ता है भावर, और इसके बाद तराई क्षेत्र, फिर गंगा का मैदान, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी रेंज बनती है हिमालय की, जिसमें हिमालय का अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगली स्लाइड में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नोट्स तैयार कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार देख के रिविजन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उत्तराखंड की पूरी जियोग्राफी को नहीं समझेंगे, तब तक आगे के चैप्टर, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे वो आपके ऊर्जा संसाधन है, या फिर अन्य चीज़ें हैं, कृषि है, पशुपालन है, इन्हें समझना थोड़ा सा कठिन रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वाली वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू।